अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैम ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्विज? मैम गूगल फॉर्म पे आएगा क्विज? गूगल फॉर्म पे आएगा क्विज। आप लोगों को जैसे जीमेल में क्लास का लिंक आता है ऐसे ही आपके क्विज का लिंक आएगा। आपने बस उसको ओपन करना है, उसके बाद आपने उसको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद आपने उसको सबमिट करा देना है। सिर्फ आपको एक अटेम्प्ट अलाउड है, ठीक है। सबमिशन जो है जस्ट 1 टाइम है, और उसमें आपको जब आप उसको सबमिट करा देंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो आपको जब आप क्लिक करेंगे व्यू माई स्कोर पे तो आपके स्कोर्स खुल जाएंगे। सेकेंडली ये कि वो आपको टाइम नहीं बताएगा कि कितना टाइम रह गया है। ऑटोमेटिकली एट 4:50 आपका क्विज़ एकदम से डिसअपेयर हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप 4:50 से पहले पहले उसको सबमिट करा दें। 20 मिनट्स का क्विज़ है, 15 MCQs हैं। स्टार्ट होगा शार्प एट 4:30। 4:30 आपको लिंक आ जाएगा और उसके बाद जो है वो आपका एंड हो जाएगा ये 4:50 पे एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको सबमिट लाजमी कराना है। विदाउट सबमिशन वो ज़ीरो है बिल्कुल, कि आपने ग्रेड उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है। मैम इसका लिंक आप मेल करेंगी हमें? जी जी, जैसे आपको क्लास का लिंक आता है मेल में, वैसे ही आपको सेम आपका जो क्विज है उसका लिंक आएगा, ठीक है। और आपने ओके उस मैम। लिंक को क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली जो क्विज है वो खुल जाएगा। मैम ये जो ऑगमेंटेड फीडबैक है ये एक्सट्रिंसिक फीडबैक होता है ना? जी, ओके मैम। जो एक्सटर्नल लोग आपको ऑगमेंट कर रहे होते हैं। यस मैम। लास्ट लेक्चर में से किसी ने कुछ पूछना है? याद है किसी को कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा क्या था? जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने बात की थी कि ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं, ठीक है। उनके लिए बेसिक डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। डिटर्मिनेंट्स में हमने बात की थी कि वो एलिमेंट्स के जिनका प्रॉपर पूरा होना ज़रूरी है, कि अगर आपने वो सारे एलिमेंट्स पूरे किए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम है दैट इज़ इफेक्टिव, दैट इज़ अप्रोप्रिएट, दैट इज़ सेफ़। अगर वो डिटर्मिनेंट्स पूरे नहीं होते तो इसका मतलब है कि जो एक्सरसाइज प्रोग्राम आपने इनिशिएट किया है दैट इज़ नॉन इफेक्टिव, दैट इज़ नॉट सेफ एंड दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो उसमें हमने बात की थी कि जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें बेसिकली जो अलाइनमेंट है, आपकी जो बॉडी की अलाइनमेंट है, आपकी बॉडी की जो स्टेबलाइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो क्या कहते हैं उसको इंटेंसिटी है एक्सरसाइज की वो किस तरह की है, उसमें हमने सब मैक्सिमल लोड और मैक्सिमल लोड की बात की थी। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम रेपिटेशन मैक्सिमम की बात की थी, ठीक है। उसके अलावा हमने बात की थी कि वॉल्यूम क्या होता है, जिसमें हमने बात की थी सेट्स की और रेपिटेशंस की। इसके अलावा हमने बात की थी कि एक्सरसाइज जो है वो आप हमेशा ऑर्डर में परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में फ्रिक्वेंसी देखी जाती है कि कितने टाइम्स आपने जो है पर वीक सेशंस को देना है। एक्सरसाइज का पूरा ड्यूरेशन क्या होगा कि वो वीक्स तक चलेगी, वो मंथ्स तक चलेगी, उसका क्या ड्यूरेशन है। उसमें रेस्ट इंटरवल क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज का मोड क्या होगा। मोड में हमने 3-4 चीज़ों की बात की थी कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन की टाइप्स क्या होंगी, वेदर दैट इज़ आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक। हमने बात की थी कि पोजीशन क्या होगी आपकी, वेट बेरिंग और नॉन वेट बेरिंग। जो रेजिस्टेंस की फॉर्म है वो क्या होगी, वेदर दैट इज़ मैनुअल, वेदर दैट इज़ मैकेनिकल, किस तरह की रेजिस्टेंस आप देंगे, तो ये वाली चीज़ें। और जब आप रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं तो रेंज ऑफ मूवमेंट क्या होगी, फुल आर्क होगी या शॉर्ट आर्क होगी, तो ये वाली चीज़ हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने बात की थी वेलोसिटी ऑफ एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज की वेलोसिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी का आपस का रिलेशनशिप है।
इसके अलावा हमने पीरियोडाइजेशन की और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन की बात की थी। ये सारे थे डिटर्मिनेंट्स हमारे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम के। टाइप्स की हमने बात की थी, तो टाइप्स में हमने पढ़ा था मैनुअल है, मैकेनिकल है, आइसोमेट्रिक है, आइसोकाइनेटिक है, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक है, जिसको हम डायनामिक भी कहते हैं या आइसोटोनिक भी कहते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि ओपन चेन है, क्लोज चेन है। तो ये वाले डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की टाइप्स में आती हैं। आज का जो बेसिक कंसर्न है दैट इज़ कि जब भी आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा रहे हैं तो उसके जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, कि किस तरह से हमारी जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम है उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो आपने अप्लाई करते हुए अपने माइंड में रखने हैं। क्योंकि अगर आप उन प्रिंसिपल्स को पूरा नहीं करते तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो अफेक्टिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें बात करनी है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, आप पेशेंट को क्या क्या चीज़ें गाइड करते हैं और किन किन कंडीशंस में आपने एक्सरसाइज अप्लाई करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप बिल्कुल ही एक्सरसाइज को नहीं कराते। मतलब क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कि अब ये चीज़ किसी भी तरह एप्लीकेबल नहीं है। तो आज की जो सारी डिस्कशन है वो इन 3 चीज़ों के बारे में है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल प्रिंसिपल्स के। जनरल प्रिंसिपल में जैसे हमने स्ट्रेचिंग के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था, वैसे ही सेम चीज़ें आती हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में। कुछ भी करने से पहले पेशेंट की एज क्या है, उसका स्टेटस किस तरह का है। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सब में अप्लाई नहीं होते, हर जगह आप इन प्रिंसिपल्स के ऊपर लेके नहीं चलते। मतलब आप ये कहते हैं कि सेट इन स्टोन नहीं है ये, कि ये सब पे अप्लाई हो। ठीक है, जैसे पीएनएफ के प्रिंसिपल्स डिफरेंट हैं लेकिन है वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की टाइप, लेकिन उसके लिए एडिशनल भी कुछ चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, मैकेनिकल जो रेजिस्टेंस है आप जिस भी मशीन से अप्लाई कर रहे हैं उस मशीन को अप्लाई करने के अपने प्रिंसिपल्स होंगे, तो उसमें कुछ फर्दर एडिशंस आ जाएंगी। तो हम सिर्फ जनरल जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हैं उनके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ एग्जामिनेशन एंड एवेलुएशन। कि कोई भी आप थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम जब भी अप्लाई करते हैं तो उसमें आपने अप्लाई करने से पहले देखना होता है कि किस तरह की आप जो पेशेंट है कि क्या वो चीज़ उसके ऊपर एप्लीकेबल भी है या नहीं। तो सबसे पहले आपने थोरो एग्जामिनेशन करना है, उसमें उसकी हिस्ट्री, उसके सिस्टम्स का रिव्यू, उसके सेलेक्टेड टेस्ट एंड मेजर्स। आप लोगों ने अभी रिसेंटली ही पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल को रिवाइज किया होगा अपने क्विज के लिए। पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल की जो भी चीज़ें हैं आप एग्जामिन करते हैं, आप एवेलुएट करते हैं, टेस्ट एंड मेजर्स अप्लाई करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, सिस्टम एंड रिव्यूज़ हैं, फिर आप डायग्नोसिस बनाते हैं। फिर आपको लग रहा है कि आपने उसको एग्जामिन कर लिया है, आपको पता चल गया कि उसकी मस्कुलर एंडोरेंस कितनी है, उसकी आरओएम क्या है, उसकी अपनी फिटनेस लेवल क्या है। आपने ये सारी चीज़ें देखने के बाद उनको आपस में इंटरप्रेट किया, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड कर लिया कि क्या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। इस चीज़ के लिए आपके माइंड में तरह तरह के क्वेश्चंस आए, क्या कि क्या आपकी जो पेशेंट है आपने उसकी मसल परफॉर्मेंस में जो कमियां हैं क्या उसको आइडेंटिफाई कर लिया। मसल परफॉर्मेंस को हमने पहले बात की थी कि 3 पैरामीटर्स में आप देखते हैं, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस एंड बार। क्या आप देख रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इम्पेयरमेंट्स फंक्शन में कौन कौन सी हैं, जिस मसल को या टिश्यू को आप टारगेट कर रहे हैं उसके स्टेज ऑफ हीलिंग क्या है, क्या कोई टिश्यू की स्वेलिंग तो नहीं हुई हुई, पेशेंट को पेन तो नहीं है, पेशेंट की आरओएम तो अफेक्ट नहीं है, क्या पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और डेफिसिट्स तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को आप इंटरप्रेट करते हैं कि क्या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज उसके लिए अप्रोप्रिएट भी है या नहीं। ठीक है, आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश करते हैं कि उसको आप प्लान ऑफ केयर में डालते हैं, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। प्लान ऑफ केयर में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, आप पेशेंट को जो है वो प्रिपेयर करेंगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए। अब आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इस्टेब्लिश कर लिया, आपने देख लिया, आपने ये देख लिया कि मैंने उसको क्या चीज़ें बनानी है, उसको थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज में से मैं क्या करवाऊँ, उसको स्ट्रेचिंग रिक्वायर्ड है, उसको मोबिलाइजेशन रिक्वायर्ड है, उसको स्ट्रेंथनिंग रिक्वायर्ड है या उसको क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपने उसके लिहाज से उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम बना लिया। फिर आपने जो चीज़ें भी बनाई आपने उसको दोबारा से रीएवैल्यूएट कर लिया और पेशेंट को फिर आपने प्रिपेयर किया रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या किया, यू हैव टू सेलेक्ट। ठीक है, आपने सेलेक्ट की है फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज,
कि पेशेंट के लिए क्या चीज़ अप्रोप्रिएट है, कि उसको आप एक्सरसाइज की जो रेजिस्टेंस है वो मैकेनिकल देंगे या मैनुअल देंगे, क्या आपने हाथ से देनी है या किसी असिस्टिव डिवाइस के थ्रू देनी है। अच्छा, अगर आप उसको मैकेनिकल रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं तो कितने क्वांटिटी में देनी है, किस हद तक का वेट अप्लाई करना है, कौन सी मशीन से अप्लाई करना है, इक्विपमेंट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा होगा। ठीक है, इसके अलावा आपने जो पेशेंट के अपने गोल्स हैं, जो उसके एक्सपेक्टेड फंक्शन आउटकम्स हैं, उनके बारे में रिव्यू करना है। फिर आपने पेशेंट को सारे जो प्लान और जो प्रोसीजर्स हैं उनको समझा देना है, उसके फैमिली मेम्बर से, पेशेंट से कॉन्सेंट लेना है। पेशेंट ने रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग पहनी हुई है तो उसको नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग पहनानी है आपने। पेशेंट को अगर आप वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ करा रहे हैं तो आपने उसको बताना है कि अप्रोप्रिएट जो स्पोर्टिव शूज़ हैं वो पहन के आए। ठीक है, पेशेंट को आपने एक्सरसाइज करानी है तो फॉर्म कंफर्टेबल स्पोर्ट सर्फेस पे आपने एक्सरसाइज करानी है। हर एक्सरसाइज से पहले यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कि ये इस तरह से मैंने कराना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ हो गई है प्रिपरेशन फॉर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। थर्ड वन है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम की। ये जो गाइडलाइंस हैं ये बेसिकली जो हमारी मैकेनिकल और जो डायनामिक एक्सरसाइजेज हैं उनके लिए होती हैं। ठीक है, उसमें आपने क्या करना होता है, जो भी हमारी डायनामिक एक्सरसाइजेज होती हैं उनके शुरू में हम जो पेशेंट है, ठीक है, उसको हम जो अप्लाई कर रहे हैं या जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें सबसे पहले हम वार्म अप पीरियड लेके आते हैं। हम पेशेंट को वार्म अप कराते हैं ताकि टिश्यू डैमेज को अवॉइड किया जा सके। फिर हम रेजिस्टेंस प्लेस करते हैं। ठीक है, कहाँ प्लेस करनी है ये हम डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगी, यू हैव टू स्टेबलाइज, स्टेबलाइजेशन कैसे होती है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, रेपिटेशंस कितनी देनी है, वर्बल और रिटन इंस्ट्रक्शंस, मॉनिटरिंग द पेशेंट्स एंड कूल डाउन। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और ये सारी वो चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन में आती हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वार्म अप की। वार्म अप का मतलब है कि जब भी आपने इनिशिएट करानी है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम, ठीक है, वो आपके मॉडरेट इंटेंसिटी का भी हो सकता है, वो हैवी जो है इंटेंसिटी उसका भी हो सकता है। तो उसको कराने से पहले आप हमेशा एक लाइट एक्सरसाइज कराते हैं। ठीक है, उसमें आप लाइट रेपिटेटिव डायनामिक एक्टिविटीज़ कराते हैं जिसमें आपने रेजिस्टेंस नहीं अप्लाई करनी होती। जैसे पेशेंट को आप कह देंगे वॉक कर लें, या पेशेंट को जैसे आपने लोअर एक्सट्रीमिटी की रेजिस्टेंस एक्सरसाइज स्टार्ट करानी है, आप पेशेंट को कहते हैं ट्रेडमिल पे वॉक कर लो। ठीक है, या अगर आपने देखा होगा नॉर्मली जो क्रिकेटर्स हैं या बाकी जो आपकी क्या कहते हैं स्पोर्ट्स हैं, उससे पहले आप देखते हैं कि वो अपने आप को स्ट्रेच कर रहे होते हैं और एक वार्म अप पीरियड होता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज जो हैं ये भी एज वार्म अप पीरियड इस्तेमाल होती हैं। पेशेंट खड़ा है, सॉरी साइकिल जो है स्टेशनरी साइकिल है उस पर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये वार्म अप पीरियड के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो शुरू में रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कराने से पहले हम पेशेंट को वार्म अप करते हैं। ठीक है, ताकि उसकी जो एबिलिटी है उसको बूस्ट अप किया जा सके, उसकी जो वो है टिश्यू डैमेज है उसको अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट वन है प्लेसमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। प्लेसमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि आपने बेसिकली रेजिस्टेंस अप्लाई कहाँ करनी है। आपके सामने ये डायग्राम है, ठीक है, आर इज रिप्रेजेंटिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये मूवमेंट की डायरेक्शन है। सपोज आई हैव टू स्ट्रेंथन द एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टाइड, और मुझे पता है कि एंटीरियर जो फाइबर्स हैं डेल्टाइड के दे आर द शोल्डर फ्लेक्सर्स, और आप सबको पता है स्ट्रेंथनिंग ऐसे होती है, अगर मैं शोल्डर की फ्लेक्शन को रेजिस्ट करूंगी तो शोल्डर के फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, एंटीरियर जो फाइबर हैं डेल्टाइड के वो ह्यूमरस के एंड पे आके अटैच हो गए हैं। ठीक है, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि जो डिस्टल अटैचमेंट है मसल की, मैं वहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाई करूँ और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दूँ कि वो शोल्डर को फ्लेक्स करे, और जैसे जैसे ऊपर लेके जा रहा है और मैं रेजिस्टेंस अप्लाई कर रही हूँ तो क्या है, हमारे जो एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टाइड हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। तो बताने का मकसद ये है कि प्लेसमेंट जब होती है रेजिस्टेंस की वो टिपिकली अप्लाइड होती है एट द डिस्टल एंड ऑफ द सेगमेंट इन विच द मसल टू बी स्ट्रेंथन्ड अटैच्ड। ठीक है, तो मसल की जो डिस्टल अटैचमेंट है जिसको आप इंसर्शन कहते हैं, वहाँ पे आपने रेजिस्टेंस को अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिखी हुई है डेल्टॉइड की कि अगर आपने एंटीरियर डेल्टॉइड को स्ट्रेंथन अप करना है तो आपको डिस्टल ह्यूमरस के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो अप्लाई करनी है, और पेशेंट को आपने कहना है कि वो शोल्डर को फ्लेक्स करें। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारी जो है वो प्लेसमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगी। जो नेक्स्ट वन है वो हम बात कर रहे थे कि
ये डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है। अब डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसको समझने के लिए ये डायग्राम ज़रूरी है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। ठीक है, आइसोमेट्रिक में तो वर्क डन होता ही नहीं ना, तो उसमें उसके हमें डायरेक्शन की कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें डिस्टेंस को कवर ही नहीं करना, उसके लिए तो आप रेजिस्टेंस दे रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन के ऊपर फोकस नहीं होता। जो आइसोटोनिक होती है जिसमें कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक आती है बेसिकली, उसके अंदर हम डायरेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। कंसेंट्रिक मीन्स अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है, टूवर्ड सेंटर जो मूवमेंट हो रही है मेरे मसल की, उसको मैं कंसेंट्रिक कहती हूँ, जिसको आप कहते हैं कि लोड उठाना है। ठीक है, कि मैं यहाँ पे भी अगर मेरा ये वाला जो जॉइंट है बिल्कुल स्टेबल हो तो मैं हाथ में भी वेट दे सकती हूँ अगर मैंने शोल्डर को स्ट्रेंथन अप करना है। अगर मेरा ये वाला जॉइंट स्टेबल है, मेरे हाथ के मसल्स कितने पार हैं कि वो वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, तो मैं शोल्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ के बजाय रेजिस्टेंस देने के मैं यहाँ पे वेट भी हाथ में दे सकती हूँ कि पेशेंट इसको आराम से ऊपर लेके जाए। और जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो कंसेंट्रिक मूवमेंट होती है, जब आप वेट को नीचे रख रहे होते हैं तो इसेंट्रिक मूवमेंट होती है। तो अब बताने की बात यह है कि जो डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होती है कंसेंट्रिक के लिए और इसेंट्रिक के लिए। सपोज अगर मैंने लोड उठाना होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, और रेजिस्टेंस मैं डाउनवर्ड दे रही हूँ, तो आपको समझ आ गई कि कंसेंट्रिक मूवमेंट में जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होती है रेजिस्टेंस उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में दी जाती है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देखें पेशेंट ऊपर की तरफ हाथ लेके जा रहा है, कंसेंट्रिक मूवमेंट हो रही है शोल्डर के फ्लेक्सर्स की, लेकिन रेजिस्टेंस तो डाउनवर्ड है। समझ ये आ गई कि कंसेंट्रिक जो मूवमेंट्स होती हैं उनमें डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ऑपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। ठीक है, लेकिन जो इसेंट्रिक मूवमेंट्स होती हैं उसमें क्या होता है, जब आपने नीचे की तरफ हाथ लेके जाना होता है, एक तो ग्रेविटी भी खींच रही होती है, ठीक है, सेकेंडली आपकी जो वेट की डायरेक्शन होती है वो भी इसेंट्रिक की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जोर भी लगा रही हूँ और यहाँ से मेरा हाथ नीचे भी जा रहा है, तो इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्शन होती है दैट इज इसेंट्रिक। तो इसेंट्रिक के लिए जो डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट इज सेम। कंसेंट्रिक के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो रेजिस्टेंस है दैट इज ऑपोजिट। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे मेंशन्ड है। ड्यूरिंग अ कंसेंट्रिक एक्सरसाइज रेजिस्टेंस इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन डायरेक्टली ऑपोजिट टू द डिजायर्ड मोशन, whereas during eccentric exercises resistance is applied in the same direction as the desired motion। ठीक है, तो ये वाली डायग्राम हमें समझ आ गई। कंसेंट्रिक के लिए दिस इज ऑपोजिट और इसेंट्रिक के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन और रेजिस्टेंस जो है दैट इज सेम। तो ये थर्ड चीज थी दैट इज डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। पहले हमने बात की थी वार्म अप, सेकंड है प्लेसमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्ड वन थी डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ फोर्थ वन इज स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन जो है ये सब्स्टिट्यूट मोशंस को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है। हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि सब्स्टिट्यूट मोशन वो मोशन होती हैं कि आपका जो मसल वीक है उसके जो सराउंडिंग मसल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, फिक्सेटर्स हैं, साइनर्जिस्ट हैं, स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट हैं उसके साथ में, तो वो मसल्स जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट मोशन। तो अगर आप चाहते हैं सब्स्टिट्यूट मोशन ना हो और आपका जो टारगेट मसल है उसी पे डिज़ायर्ड फंक्शन परफॉर्म हो, तो उसके लिए आपको पहले बॉडी को अलाइन करना पड़ता है और स्टेबलाइज करना पड़ता है। और स्टेबलाइजेशन में हमने बात की थी दो तरह की, इंटरनल स्टेबलाइजेशन एंड एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन। इंटरनल में हमने बात की थी कि अगर मसल्स खुद ही आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो अपना जो बॉडी है उसको स्टेबलाइज कर देते हैं, और अगर आप आउटसाइड जैसे बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट अगर मैं अपने हाथ से किसी जॉइंट को स्टेबलाइज कर रही हूँ या किसी बेल्ट से कर रही हूँ या कोई मैंने जो है वो कोई भी बेल्ट इस्तेमाल कर ली है मैंने, ठीक है, या कोई बैंड इस्तेमाल कर लिया है, तो ये वाली जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन। तो जब भी नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें आपको एक्सटर्नली स्टेबलाइज करना पड़ता है। ठीक है, और स्टेबलाइजेशन जो होती है वो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट पे होती है। जैसे ये आप देखें, मैंने स्ट्रेंथन करना है एल्बो के फ्लेक्सर्स, तो मैं एल्बो की फ्लेक्शन को रेजिस्ट करूँगी इस हाथ से। मैं एल्बो की फ्लेक्शन को रेजिस्ट कर रही हूँ लेकिन मैंने यहाँ पे शोल्डर जो है उसको स्टेबलाइज कर दिया, तो ये नॉन वेट बेरिंग है। पेशेंट खड़ा नहीं आराम से लेटा हुआ है, नॉन वेट बेरिंग पोजीशन में है। अब जब नॉन वेट बेरिंग पोजीशन होती है जिसमें मैंने कंफर्टेबल काउच के ऊपर पेशेंट को लिटा दिया है, तो उस केस में एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन अप्लाई की जाती है और वो जो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट होती है मसल की वहाँ पे। तो हमें समझ आ गई रेजिस्टेंस हमेशा डिस्टली दी जाती है
ठीक है, और जो स्टेबलाइजेशन है वो हमेशा प्रॉक्सिमल दी जाती है। तो यहाँ पे ये वाला जो हाथ है ये स्टेबलाइज कर रहा है प्रॉक्सिमल अटैचमेंट को, और जो डिस्टल हैंड है यहाँ से हम रेजिस्टेंस को अप्लाई कर रहे हैं। तो नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज में हम एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन को अप्लाई करते हैं। अगर मैं इस पेशेंट को खड़ा कर दूं, ठीक है, और साथ में मैं रेजिस्टेंस दूं, तो उस केस में मुझे स्टेबलाइज खुद नहीं करना पड़ेगा। पेशेंट खड़ा होकर खुद अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा आइसोमेट्रिकली, और इस तरह से वो अपनी बॉडी को जो है वो प्रॉपर्ली अलाइन कर लेगा, स्टेबलाइज कर लेगा। ठीक है, तो जो मल्टी जॉइंट रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज होती हैं वेट बेयरिंग पोस्चर में, द पेशेंट मस्ट यूज मसल कंट्रोल इंटरनल स्टेबलाइजेशन टू होल्ड नॉन मूविंग सेगमेंट्स इन प्रॉपर अलाइनमेंट। ठीक है, जिस चीज़ को मूव नहीं कर रहा उसको वो अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके अगेंस्ट द ग्रेविटी आराम से अपना जो प्रॉपर पोस्चर है, जो अलाइनमेंट है, जो स्टेबलाइजेशन है उसको रखता है, और वो हमारी जो टाइप है दैट इज इंटरनल स्टेबलाइजेशन। जो फोर्थ वन है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज और अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज में हमने बात की थी सब मैक्सिमल की और मैक्सिमल की, और हमने बात कर ली थी कि ये एज रिलेटेड है और जिस तरह की टिश्यू की हीलिंग होती है आप उसके अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई करते हैं। तो शुरू में जब भी हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अप्लाई करते हैं हम हमेशा मिनिमल लोड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि पेशेंट जो है वो मिनिमल जो लोड है उसके साथ उसको क्या कहते हैं करना शुरू कर दे, ताकि उसके मसल जो है उससे अकस्टम हो जाए। हमने पहले भी बात की थी कि मिनिमल लोड हम इसलिए दे देते हैं कि हम पेशेंट को पहले करेक्ट जो पैटर्न है एक्सरसाइज का वो सिखा दें। ठीक है, तो इनिशियली पेशेंट को आपने प्रैक्टिस करानी है लो लोड से। जब पेशेंट जो है पेशेंट अपनी जो लो लोड है उसके अगेंस्ट फोर्सफुल जो फोर्स है, ठीक है, फोर्सफुल जो उसकी एफर्ट है उसको एक्सर्ट करे, लेकिन वो कंट्रोल्ड हो और पेन फ्री हो। अगर पेशेंट को जो है वो पेन आ रहा है, ठीक है, और वो फोर्सफुली जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो उस केस में हमें चाहिए कि हम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर दें, ताकि जो रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो मूवमेंट जो है वो स्मूथ हो जाएंगी और उसमें ट्रैमर्स नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो उसके मसल्स जो है वो पुअर हैं, ठीक है, वीकनेस है मसल्स को, तो पेशेंट अगर अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहा, स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगा दी है, तो हमें चाहिए कि हम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को जो है वो कम कर दें, या फिर पेशेंट की जो स्टेबलाइजेशन है, जो अलाइनमेंट है उसको एडजस्ट कर दें, ताकि सब्सटीट्यूट मोशंस जो है वो ना हो। तो ये इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज और अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस के साथ है। जो नेक्स्ट वन है दैट इज नंबर ऑफ रेपिटेशन सेट्स और रेस्ट इंटरवल। जनरली जो हमारे मोस्ट एडल्ट्स हैं उनके लिए हम 8 to 12 रेपिटेशंस कराते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 8 to 12 रेपिटेशन नहीं होती तो हम 8 to 10 रेपिटेशन जो है वो रिकमेंड कर देते हैं। अब ये वाली जो रेपिटेशंस हैं ये एक्यूट और क्रॉनिक रिस्पॉन्सेज जो हैं वो एक्सर्ट करते हैं हमारे मसल्स के अंदर, ठीक है, इंड्यूस करते हैं। अब एक्यूट रिस्पॉन्स और क्रॉनिक रिस्पॉन्स क्या है? शुरू में जब आपको एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं वो फटीग हो जाते हैं, तो ये एक एक्यूट रिस्पॉन्स है। जैसे जैसे आप उसको करते रहते हैं तो एक क्रॉनिक रिस्पॉन्स आता है जो इन द फॉर्म ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ आता है, कि आपकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसमें अडेप्टिव गेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपकी जो नंबर ऑफ रेपिटेशंस है या जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हैं उनकी वजह से एक्यूट एंड क्रॉनिक रिस्पॉन्स आते हैं। एक्यूट जो है दैट इज़ फटीग, और क्रॉनिक रिस्पॉन्सेज जो है वो अडेप्टिव गेन है आपकी मसल स्ट्रेंथ में। और प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग के लिए, क्योंकि ओवरलोड प्रिंसिपल हमने अप्लाई करना होता है कि जब मसला कस्टम हो जाता है तो हम उससे ज़्यादा का उसके ऊपर लोड जो है वो डालते हैं। तो अगर आप चाहते हैं लोड को ओवरलोडिंग करना और प्रोग्रेसिवली हो वो, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम शुरू में सिर्फ रेपिटेशंस और सेट्स बढ़ाते हैं, हम जो रेजिस्टेंस है उसको नहीं बढ़ाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता लेटर पॉइंट्स पे हम एक्सरसाइज प्रोग्राम में रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और रेपिटेशंस और सेट्स को उतना ही रखते हैं। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग के लिए पहले हम नंबर ऑफ रेपिटेशंस और जो सेट्स हैं उनको बढ़ा दें। नेक्स्ट वन है वर्बल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन। वर्बल और रिटर्न इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है? आप पेशेंट को कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम इनिशिएट करा रहे हैं, ठीक है, आपको चाहिए कि आप सिंपल इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करें जो पेशेंट के लिए इजीली अंडरस्टूड हो। जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि एबडक्शन का क्या मतलब है, उन्हें नहीं पता कि एडक्शन का क्या मतलब है, उन्हें नहीं पता फ्लेक्शन क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होती है। तो अगर आप उनको ये कहेंगे फ्लेक्स एंड एक्सटेंड योर एल्बो, तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट को समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो पेशेंट को उसके लैंग्वेज में आप समझाएं जिसको हम ले मैन लैंग्वेज कहते हैं। आपने उसको फ्लेक्स एंड एक्सटेंड योर एल्बो के बजाय ये कहना है कि बेंड करें और स्ट्रेट करें अपने एल्बोज को। ठीक है, तो सिंपल इंस्ट्रक्शंस यूज़ करनी है। और अगर आप उसको घर के लिए होम प्लान दे रहे हैं तो
तो आपने जो भी उसको घर के लिए बतानी है एक्सरसाइजेज वो प्रॉपरली क्लियरली जो है वो अंडरस्टूड हो, ठीक है। पेशेंट जो है वो उनको आराम से जो घर में जाके समझ सके और आराम से जो है वो उनको अप्लाई कर सके, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये वर्बल और रिटर्न इंस्ट्रक्शंस में है। नेक्स्ट वन है मॉनिटरिंग द पेशेंट। आपके जो पेशेंट हैं उनके जो भी रिस्पॉन्सेज हैं आपने वो एक्सरसाइज से पहले भी देखने हैं, जिनको हम वाइटल साइंस कहते हैं, ड्यूरिंग भी देखने हैं और आफ्टर एक्सरसाइज भी देखने हैं कि आपकी एक्सरसाइज से उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। और ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज कहीं एकदम से हार्ट रेट तो नहीं बढ़ गया, कोई पल्स रेट तो नहीं ज़्यादा आ रहा, रिस्पायरेटरी रेट ठीक है नहीं ठीक। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये थ्रू आउट जो आपकी एक्सरसाइज ट्रेनिंग होती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, उसमें ये जो है वो साथ के साथ चलती है। जो लास्ट वन है दैट इज़ कूल डाउन पीरियड। कूल डाउन पीरियड जो है ये जैसे वार्म अप पीरियड शुरू में ज़रूरी है वैसे ही कूल डाउन पीरियड ज़रूरी है, ठीक है। कूल डाउन जो है वो एक्सरसाइज के बाद जो है वो आप रिदमिक अनरजिस्टेड मूवमेंट के फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे आप अपने आर्म को स्विंग कर लें, ठीक है, या आप वॉक कर लें या स्टेशनरी साइकिलिंग कर लें या जनरल स्ट्रेचिंग करें। जैसे आप खुद को वार्म अप करते हैं वैसे ही आप एकदम से हैवी इंटेंसिटी के बाद जब लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप कूल डाउन हो जाते हैं। तो ये वाली तो सारी चीज़ें थी जो हमने बात की थी कि प्रिंसिपल्स क्या हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम के। नेक्स्ट वन हमने बात करनी थी प्रिकॉशंस की कि क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमने करनी होती है, क्या क्या एहतियात हैं बेसिकली जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के अंदर ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ वाल्सल्वा मैनोवर, सेकंड वन इज़ ओवर ट्रेनिंग एंड ओवर वर्क, फिर है सब्स्टिट्यूट मोशंस, एक्सरसाइज इंड्यूस मसल सोरनेस क्या होती है और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाल्सल्वा मैनोवर की। वाल्सल्वा मैनोवर जो है बेसिकली एक फिनोमिना है। ये फिनोमिना कब होता है, जब भी आप कोई एक्सपायरेटरी एफर्ट करते हैं, ठीक है, क्लोज ग्लोटिस से, तो ये जो एक्सपायरेटरी एफर्ट है बेसिकली इसको अवॉइड करना होता है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम में। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जब भी हम कोई डीप इंस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, आप लंबा सांस जब खींचते हैं तो क्या होता है कि उसके बाद आपका ग्लोटिस क्लोज हो जाता है, आपके एब्डोमिनल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, जिसको आप इंट्राथोरेसिक प्रेशर भी कह सकते हैं, ये एकदम से बढ़ जाता है। अब इंट्राथोरेसिक प्रेशर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके ब्लड, आपका जो हार्ट है, ठीक है, उसको ये फोर्स करेगा कि वो और ब्लड फेंके, ठीक है, या कार्डिक आउटपुट जो है इन अदर वर्ड्स इंक्रीज हो जाए या स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाए। अब जब वो फोर्स कर रहा है हार्ट्स को कि वो ब्लड जो है उसको पंप करे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एकदम से जो बीपी है वो शूट कर जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में। तो नॉर्मली क्या होता है जब हम पेशेंट को वेट लिफ्टिंग का कहते हैं तो वो क्या करता है, वो वेट को उठाते हुए अपना सांस रोक लेता है। अब वो जो सांस रोकना है, क्योंकि अंदर से जो सारा ये जो सिस्टम है, जब आप सांस रोक लेते हैं तो वो एक ड्रम लाइक बन जाता है, एक बैलून लाइक बन जाता है। तो वो जो बैलून है उसमें एकदम से जब हवा भरती है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, बैक के ऊपर भी वो प्रेशर सा बढ़ा देती है। तो एक्सरसाइज के दौरान सांस रोक लेना बेसिकली जो है इसको मना करना चाहिए। ये हमारे जो भी पेशेंट्स होते हैं जो रिस्क पे होते हैं, जैसे हमारे जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं या जिनको कोरोनरी आर्टरी कोई डिजीज़ है या कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन था, कोई उनको सीवीए हुआ था, ठीक है, या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो अगर वो इस तरह के काम करेंगे तो पहले ही वो हाइपरटेंसिव हैं, उनका बीपी पहले ही ज़्यादा रहता है, तो इस तरह से जो बीपी है वो शूट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो वाल्सल्वा मैनोवर है इसको हमने साथ के साथ देखते रहना होता है। हम पेशेंट को कहते रहते हैं कि ब्रेथ होल्डिंग नहीं करनी, हम पेशेंट को कहते हैं कि ब्रीदिंग जो है वो रेगुलर करें, ठीक है, हमसे बातें करते रहें एक्सरसाइज के दौरान। और जब भी उन्होंने वेट को लिफ्ट करना है तो एक्सेल करना है, ठीक है, सांस को रोकना नहीं है बल्कि एक्सेल कर देना है। और जब वो नीचे रखने लगे तो फिर बेशक इनहेल कर लें, ठीक है, कि जब आपने लोड को लिफ्ट करना है तो एक्सेल करना है और जब उसको लोअर रखना है तो इनहेल करना है। तो ऐसे पेशेंट्स जो एट रिस्क होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा हमने जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज हैं हम उनको नहीं कराते, क्योंकि हाई इंटेंसिटी में वो हमेशा ब्रेथ होल्डिंग कर लेते हैं और उसकी वजह से ये वाले चांसेस होते हैं कि बीपी जो है वो राइज कर सकता है। शुरू में जो रिसर्चेस थी वो ये कहती थी कि जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस है मसल की वो एकदम से जो बीपी है उसके बढ़ने की रीज़न हो जाती है। लेकिन अब ये देखा गया है कि एक्सरसाइज चाहे कोई भी हो, जो रिसेंट स्टडी है वो ये कहती हैं कि कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे वो आइसोमेट्रिक हो, चाहे वो आइसोटोनिक हो, चाहे वो आइसोकाइनेटिक हो, ये सारी की सारी जो है वो ब्लड प्रेशर को राइज करा देती हैं, ठीक है। ये टिपिकली जो मोड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है दैट इज़ वाल्सल्वा मैनोवर।
इसके जो आयाट्रिक्स पेशेंट्स हैं हमने उनकी बात कर ली, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट्स, एमआई के पेशेंट्स, सीवीए के पेशेंट्स, हाइपरटेंशन के, और हाँ वो लोग जिनकी रीसेंट आई सर्जरी हुई है या न्यूरो सर्जरी हुई है उनमें भी ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि आई सर्जरी हुई है और एकदम से अगर हाइपरटेंसिव हो गई और बीपी शूट कर गया तो उस केस में भी वो जो ब्लड प्रेशर है उसका बढ़ जाने की वजह से अक्सर जो विजन है उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो आई सर्जरीज और न्यूरो सर्जरीज के बाद भी जो वाल्सल्वा मैनोवर है ये ना हो, तो इसलिए कोशिश करें कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर आप करा रहे हैं इन पेशेंट में तो बहुत मॉनिटरिंग के साथ कराएं, या फिर उनमें जो है वो लो लोड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप करा सकते हैं। मॉडरेट और हाई इंटेंसिटी की उनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट वन जो है दैट इज सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशंस को अवॉइड करना है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो अप्रोप्रिएट लगाएं। अगर आप मसल की कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मसल उस वर्क को करने के लिए जो है वो दूसरे मसल का सहारा लेगा या दूसरा जो मूवमेंट है उसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेगा। तो ये वाली जो चीज़ है इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो सिंपली अगर आप शोल्डर को एबडक्ट करें, शोल्डर की एबडक्शन जो है ये काम है डेल्टॉइड का और सुप्रास्पाइनेटस मसल का। अगर डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनेटस वीक हो जाए तो पेशेंट शोल्डर की एबडक्शन नहीं कर पाएगा फुली और उसकी वो पेनफुल होगी एबडक्शन। तो पेशेंट क्या करेगा कि वो अपनी स्कैपुला को एलिवेट कर लेगा। स्कैपुला एलिवेट करने का क्या मतलब है, आप लोग नॉर्मली सुनते होंगे कंधे उचकाना, कि शोल्डर की श्रगिंग, ठीक है। वो शोल्डर को श्रग करके और खुद को जो है ना वो ऑपोजिट साइड की तरफ फ्लेक्स कर लेगा। जब वो खुद को ऑपोजिट साइड की तरफ फ्लेक्स कर लेगा कंधे उचका के तो फिर वो उसका हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा जिसमें उसको लगेगा कि शोल्डर की रेंज जो है वो पूरी हो गई। तो ये सब्स्टिट्यूट मोशन है कि पेशेंट ने जो मसल था उसको तो एक्टिवली कोई नहीं यूज़ कर पाया तो उसने अपने जो और मसल्स थे, जो मूवमेंट पैटर्न्स थे उनको चेंज कर लिया। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आपने पेशेंट को जो है वो स्टेबलाइजेशन प्रॉपर्ली प्रोवाइड करनी है। तो ये सब्स्टिट्यूट मोशन जो है इसमें प्रिकॉशंस देनी है, इसमें आपने ध्यान से देखना है कि कहीं पेशेंट जो है वो कोई और मसल तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो एक्टिवली जो मसल की ट्रेनिंग आपको रिक्वायर्ड है उसी को इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट वन इज ओवर ट्रेनिंग एंड ओवर वर्क। पहले हम बात कर लेते हैं ओवर ट्रेनिंग की। पेशेंट को आपने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में डाल दिया, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहा है हाई इंटेंसिटी हाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ और एंडोरेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, लेकिन क्या हुआ, इतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी से बढ़ के आपने उसको जो है वो ट्रेनिंग करा दिया है कि अब तो वो फिजिकल परफॉर्मेंस करने के काबिल ही नहीं रहा। उसकी जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो पहले से भी कम हो गई है कि या तो वो फटीग हो गया है या उसके लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्टेनलेस या बर्नआउट, कि बिल्कुल ही बर्नआउट हो गया, अब तो उससे वो काम भी नहीं हो रहे जो वो पहले कर सकता था, ठीक है। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है, जब आप ओवर वर्क कराते हैं तो आपकी जो मसल परफॉर्मेंस होती है और जो फिजिकल एबिलिटीज़ होती हैं वो डिटोरिएट हो जाती हैं। तो ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसे लोगों में भी हो सकता है जिनको न्यूरोमस्कुलर कोई डिसऑर्डर हो। तो दोनों केसेस में आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये अराइज कर सकती है। नेक्स्ट वन है ओवरवर्क। ओवरवर्क बेसिकली क्या है, खैर ओवर ट्रेनिंग की हम बात कर लेते हैं कि ओवर ट्रेनिंग इस वजह से भी होती है कि आपकी अगर रेस्ट इंटरवल इनएडुकेट हो बीच में, या फिर आपकी जो एक्सरसाइज है उसको आपने एकदम से रैपिड प्रोग्रेशन कर दी है। पहले मैंने बात की थी हमने लास्ट टाइम कि इंक्रीमेंट्स में आप ऐड करते हैं चीज़ें, लेकिन आपने एकदम से रैपिड प्रोग्रेशन कर दी है तो ऑब्वियस बात है आपकी फिजिकल एबिलिटी, आप एकदम से फटीक हो गए हैं तो आप फिजिकली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या फिर आपकी डाइट और जो फ्लूइड है वो प्रॉपरली आपने इनटेक नहीं की, या फिर एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ पीरियोडाइजेशन, कि हमने बात की थी 10 मिनट्स में कि पीरियोडाइजेशन जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप जो वॉल्यूम और जो सेट्स हैं उनको पीरियोडिकली बढ़ाते या कम करते हैं। लेकिन आपने अगर पीरियोडिकली नहीं बढ़ाए, एकदम से बढ़ा दिया है और कम नहीं किया आपने वॉल्यूम और सेट को, तो वो चीज़ आपके फंक्शन को इन्हांस नहीं करेगी बल्कि कम कर देगी, ठीक है। तो पीरियोडाइजेशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसके ना होने की वजह से ओवर ट्रेनिंग हो जाती है। नेक्स्ट वन इज ओवरवर्क। ओवरवर्क बेसिकली क्या है, इसको हम ओवरवर्क वीकनेस भी कहते हैं, कि आपकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है उसमें प्रोग्रेसिवली डिटोरिएशन आती है, ठीक है, कि आपके जो मसल्स हैं जो पहले से वीक थे, जैसे पेशेंट को पोलियो था, ठीक है, पोलियो के बाद आपने उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराने की कोशिश की, लेकिन आपने उसके मसल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया। अब मसल के ऊपर जब ज़्यादा लोड आएगा तो मसल फाइबर और ज़्यादा टेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब मसल फाइबर जब और ज़्यादा टेयर होंगे तो ओवरवर्क से और ज़्यादा वीकनेस आना शुरू हो जाएगी मसल फाइबर्स में।
या फिर जो पेरिफेरल नर्व इंजरीज होती हैं कि आपकी जो नर्व सप्लाई कर रही थी मसल को वो इंजर्ड हो गई, अब वो मसल को सप्लाई नहीं कर पा रही। अब मसल जो है वो पहले से वीक है, लेकिन आप जो है मसल को आपने हैवी इंटेंसिटी ट्रेनिंग में लगा दिया, तो जब आप उसके ऊपर ज़्यादा लोड अप्लाई करेंगे जो कि मसल नहीं बेयर कर सकता, तो मसल के अंदर की जो प्रोटीन्स हैं उनका डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो एक्सेसिव प्रोटीन है उनका ब्रेकडाउन जब शुरू होगा डीनर्वेटेड मसल में, क्योंकि मसल को इनर्वेशन नहीं मिली, क्योंकि नर्व सप्लाई नहीं है, वो डीनर्वेटेड है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा जो मस्कुलर वीकनेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवरवर्क जो है ये भी ध्यान करना होता है कि मसल को आपने ओवरली वर्क नहीं कराना, क्योंकि इस तरह से उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा नहीं होगा, बल्कि फर्दर ही वो डेटोरिएशन की तरफ चली जाएगी। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज इंड्यूस मसल सोरनेस। एक्सरसाइज इंड्यूस मसल सोरनेस दो तरह की होती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिलेड ऑनसेट। एक्यूट का मतलब ये होता है कि जब बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है उस टाइम पे उसका ब्लड फ्लो एडुकेट नहीं था, ठीक है, आपने ज़्यादा टाइम के लिए करा दिया उसको, उसके स्कीमिया हो गया, तो क्या हुआ, वहाँ पे लैक्टिक एसिड और पोटाशियम जो है वो अकुमुलेट होना शुरू हो गया, और आपको एक्सरसाइज करते हुए ही बर्निंग सी और एकिंग जो सेंसेशन है वो आना शुरू हो गई कि आपके मसल्स में आप पेन हो रहा है। तो जो एक्सरसाइज के टाइम पे होता है उसको आप कहते हैं दैट इज एक्यूट मसल सोरनेस। वो जब आप रेस्ट वगैरह करते हैं, एक घंटे का भी अगर रेस्ट करते हैं, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि रिकवरी पीरियड अगर मिल जाता है तो लैक्टिक एसिड जो है वो बैक हो जाता है और आपकी जो पेन है वो सबसाइड हो जाती है। ठीक है, ये एक्यूट मसल सोरनेस है। लेकिन अगर एक्सरसाइज करके आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आप घर आके बस सोए हैं और 24 टू 48 आवर्स के बाद जो है आपकी बॉडी हिल नहीं रही, जैसे अक्सर बहुत अरसे बाद आप खेलते हैं और आप आके सो जाते हैं, सोने के बाद जो आपको पेन होता है वो उससे पहले नहीं था। ठीक है, तो आपके 12 टू 48 आवर्स के बाद जो है ये स्टार्ट हो जाए तो उसको आप कहते हैं कि वो डिलेड ऑनसेट है। उसी टाइम पे हो गई तो एक्यूट है, और अगर बाद में हो जाती है तो डिलेड ऑनसेट है। अब जो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस है और जो आपकी एक्सरसाइज इंड्यूस मसल सोरनेसिस हैं, इनके बारे में थेरीज हैं डिफरेंट कि इनकी क्या आइडियोलॉजी है। तो पहली जो इसके बारे में थेरी है दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट अकुमुलेशन थेरी। वही बात जो पीछे पड़ी थी आप लोगों ने कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो लैक्टिक एसिड है वो बनना शुरू हो जाता है मसल के अंदर, और वो जो लैक्टिक एसिड है ये सोर्स है मसल पेन का। ठीक है, तो ये आपकी जो थेरी है ये डिस्प्रूव हो गई थी कि ये जी प्रूवेबल नहीं है और ये सही नहीं है, क्योंकि जब आप 1 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, आपका लैक्टिक एसिड जो है वो आपके मसल्स दोबारा से यूटिलाइज कर लेते हैं, तो फिर तो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये एक्यूट की तो रीज़न हो सकती है, लेकिन ये डिलेड की नहीं हो सकती, क्योंकि 1 घंटे के रेस्ट के बाद तो सारी चीज़ें दोबारा से बेहतर हो जाती हैं। तो इस वजह से ये थेरी जो है वो डिस्प्रूव हो गई थी। एक जो दूसरी थेरी है दैट इज मसल स्पैज्म थेरी। मसल स्पैज्म थेरी जो है इसको प्रपोज किया जाता है एज द कॉज ऑफ डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। इस ये सजेस्ट करती है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, बिल्डअप होता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स का। यही मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो लैक्टिक एसिड है और जो पोटाशियम है, तो ये जो चीज़ें हैं ये मसल स्पैज्म करा देती हैं मसल के अंदर। ठीक है, और जब मसल के अंदर स्पैज्म होता है तो ये वाला जो साइकिल है वो फीडबैक साइकिल ऑफ पेन जो है वो चलता रहता है, क्योंकि वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं अंदर और इस्कीमिया भी होता है। तो ये जो बिल्डअप है बेसिकली ये जो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस वाली जो सेंसेशन है ये एक ऑनगोइंग रिफ्लेक्स होता है और ये सेवरल डेज तक चलता है एक्सरसाइज के बाद। ठीक है, तो मसल स्पैज्म जो लैक्टिक एसिड है वो तो अपनी जगह पे वापस चला जाता है, लेकिन क्या होता है कि उसने जो इंड्यूस किया होता है मसल स्पैज्म बेसिकली वो है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। एक और थ्योरी ये कहती है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आपके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन जब इंड्यूस्ड होती है तो ये मसल फाइबर्स में माइक्रो ट्रॉमा कॉज कर देती है, जिसको हम मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन कहते हैं मसल फाइबर्स की। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन होती है मसल फाइबर्स की, बेसिकली वो जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनकी जो डीजनरेशन है वो कॉज करती है, और जब डीजनरेशन हो जाती है टिश्यूज़ की तो इस वजह से हमारे जो मसल हैं उसमें इन्फ्लेमेशन भी होती है, एडीमा भी होती है। और जब उन मसल्स की लैब्स करवाई गई जो डिलेस ऑनसेट मसल सोरनेस के साथ थे, तो उसमें जो क्रेटिनिन काइनेज थे उनके लेवल्स भी ब्लड में एलिवेटेड मिले। ठीक है, और वो काफ़ी दिन तक रहे जब तक एक्सरसाइज हुई, और उसमें साथ में इन्फ्लेमेशन भी थे और एडिमा भी थी। बेसिकली जो क्रेटिनिन काइनेज है ये इन्फ्लेमेशन के दौरान हमारे जो ब्लड है उसके अंदर रेज कर जाते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये कहती है कि इसका ये प्रूफ है कि जब भी डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस होती है और आप उसमें जो है वो लैब्स कराएं तो आपके जो क्रेटिनिन काइनेज के लेवल्स आएंगे सीरम के वो ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एटियोलॉजीज़ हैं जो
डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस के साथ एसोसिएटेड है। आप डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं? पहले हम प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। अगर आप इंटेंसिटी को और वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज को ग्रेजुअली बढ़ाएं तो मसल सोरनेस नहीं होगी, ठीक है। और शुरू में अगर आप लो इंटेंसिटी के वार्म अप कर लेते हैं और एंड में अगर आप कूल डाउन पीरियड करेंगे तो फिर आपकी जो सोरनेस है वो नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा सोरनेस हमेशा बनते ही ईसेंट्रिक मूवमेंट से है, ठीक है। जब मसल्स ओवर स्ट्रेच होते हैं तब उनकी माइक्रो ट्रॉमा होता है और तभी उनके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप कंसेंट्रिक मूवमेंट्स कराते हैं तो नहीं आती। तो आपने एक्सरसाइज से पहले अगर आपने ईसेंट्रिक करानी है तो ईसेंट्रिक से पहले आपको चाहिए कि आप रेपिटेटिवली कंसेंट्रिक कराएं, ठीक है। और अगर आप ईसेंट्रिक के सेम लेवल को काफ़ी दफ़ा कराते रहेंगे विदाउट प्रोग्रेशन तो ये चीज़ भी जो है वो आपकी जो डॉम्स है उसको कम कर देगी, ठीक है। तो आप अगर उसके रेपिटेटिव बाउट्स कराते रहेंगे तो इस तरह से आप जो है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस को। ट्रीटमेंट क्या है? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस हैं जो हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ होती हैं, जो आप इलेक्ट्रोथेरेपी में पढ़ लेंगे। कंप्रेशन स्लीव्स होती हैं क्योंकि डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस में एडिमा भी हो जाता है अक्सर, तो आपने जो ब्लड है उसकी जो वहाँ पे एडिमा हुआ है, जो फ्लूइड है उसको दोबारा से सर्कुलेशन में लेके आने के लिए आप जो है वो कंप्रेशन स्लीव्स देते हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइट हाई स्पीड हम आइसोकाइनेटिक करा सकते हैं। कायरोथेरेपी आप करा सकते हैं। कायरोथेरेपी जो है वो बेसिकली आइसिंग को या कोल्ड जो एप्लीकेशन है उसको कहते हैं कि वो आपकी जो है कायरोथेरेपी, या कि आप कोल्ड वाटर में जो है वो इमर्स कर देते हैं जो भी आपका लिम्ब अफेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हमने बात की थी कि ये डोम्स होते ही इस वजह से हैं अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर्ली ना हो और इस्कीमिया हो जाए तो क्या होता है, स्पेसिफिकली उस एरिया में एक मशीन होती है, उसके थ्रू जो है वो आप ऑक्सीजन जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसको आप हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में विटामिन सी और ई, इनके भी कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो मिले हैं लेकिन लिमिटेड बेनिफिट्स हैं। लेकिन जो कंप्रेशन स्लीव्स हैं और टॉपिकल जो सैलिसाइक्लेट की क्रीम्स हैं, ठीक है, इनका बड़ा एनर्जेटिक इफेक्ट होता है। एनर्जेटिक का क्या मतलब है कि ये पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फिर ये जो डोम्स से रिलेटेड जो भी सिविरिटी होती है पेन की उसको कम कर देते हैं, ठीक है। तो टॉपिकल सैलिसाइक्लेट जो क्रीम्स हैं ये भी आप लगा सकते हैं या पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट फॉर डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। जो लास्ट वन है दैट इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। वो इंडिविजुअल्स जिनमें ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है, ठीक है, कि बहुत अरसे तक आप जो है वो कोई फ्रैक्चर हो गया खुदा ना खास्ता, पेशेंट जो है वो बहुत अरसे तक इमोबिलाइज रहा। अब पेशेंट जब बहुत अरसे तक इमोबिलाइज रहा है तो उस केस में क्या हुआ कि उसकी जो बोन्स हैं उनकी बोन मिनरल डेंसिटी अब उस तरह की नहीं रही, ठीक है। बोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑस्टियोप्रोटिक हो गई। तो बोन पहले से वीक थी, अब वो आपके लोड को उस तरह से विथस्टैंड नहीं कर सकती। तो क्या हुआ कि एकदम से कोई माइनर सा स्ट्रेस हुआ उसकी वजह से बॉन्ड टूट गई। तो इस तरह के जो बॉन्ड का टूटना होता है इसको आप पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स कहते हैं। अब्दुल रज़ाक कोई खास प्रॉब्लम है बेटा? तो इस तरह की जो कोई चीज़ होती है इसको आप कहते हैं कि ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, ठीक है। कि वो फ्रैक्चर ऑफ बोन जो आपके माइनर स्ट्रेस की वजह से हो जाती है क्योंकि आपकी बोन पहले से वीकेंड थी, ठीक है। तो मोस्ट ससेप्टेबल जो एरियाज होते हैं वो वर्टिब्रास हैं, आपके हिप बोन्स हैं, आपके रिस्ट की बोन्स हैं और आपके रिब्स हैं। ये वो एरियाज हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमनली पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स जहाँ पे होते हैं। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स को आप फ्रिजिलिटी फ्रैक्चर्स भी कह सकते हैं क्योंकि बोन फ्रेजाइल हो जाती है। तो टाइप 1 और टाइप 2 जो ऑस्टियोप्रोसिस हैं उनके अंदर आपके जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हैं वो बहुत कॉमन है, ठीक है। तो इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कराएं पेशेंट को जिसमें हल्की फुल्की वेट बेरिंग भी हो, ठीक है। और पेशेंट की जो है वो कंडीशनिंग प्रोग्राम हो जो ऑस्टियोप्रोसिस के साथ हैं और बहुत लो ग्रेड की रेजिस्टेंस जो है वो आप अप्लाई करें ताकि उनकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है उसको दोबारा से एक्सेलरेट किया जा सके। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आप एज प्रिवेंशन फॉर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ इसमें से जो आपको समझ नहीं आई आप मुझसे पूछ लें। कोई ऐसी बात जो आज के लेक्चर जो में मुश्किल थी? सब्स्टिट्यूशन मूवमेंट थी जो पेशेंट करता है उसको हम ट्रिक मूवमेंट भी कह सकते हैं ना? सब्स्टिट्यूट मोशन को आप ट्रिक मूवमेंट भी कह सकते हैं, जी बिल्कुल। जी अहमद अफजल आपने हैंड रेस किया हुआ है।
मैडम सॉरी मैं तंग कर रहा हूँ। वो मैंने ये पूछना था, जो पेपर है अभी 4:30, वो कौन से रूम में होना है? कौन से रूम में होना है? अहमद, आप इस तरह के अजीब बोंगे सवाल करते हैं ना मुझसे। आपने मुझे थोड़ी देर पहले ईमेल भी की हुई है, मुझे नहीं समझ आती। मैंने इसको पिछले हफ्ते डिसाइड किया था और हर क्लास में मैं बार बार बता रही हूँ, मैं कोई 10 दफ़ा इस बात को रिपीट कर चुकी हूँ। आपका क्विज ऑनलाइन होगा, गूगल फॉर्म की फॉर्म में होगा। मैं आप लोगों को लिंक्स भेजूंगी अभी, एग्जैक्ट एट 4:30 आपको लिंक मिलेगा। आपने उस लिंक को क्लिक करना है, आप उसको खोलेंगे तो आपका जो क्विज़ है वो आपके सामने आ जाएगा। आपने उसको अटेम्प्ट करना है, उसमें सिर्फ एक दफ़ा की सबमिशन अलाउड है। मैम कितनी एक्सक्यूज दफ़ा मी। बता अच्छा चुकी हूँ मैडम मैं? बात सुने, एक मिनट बात सुने मेरी। ये सुनाए। मैडम मैडम आपसे मैंने इसलिए पूछा था, आपने शायद मेल ही की थी कि ऑनलाइन नहीं होगा। वो मैं इसलिए मैंने आज कब कहा इमरा है खान से, ऑनलाइन नहीं होगा? मैंने कब कहा है ऑनलाइन नहीं होगा? मैंने शायद मुझसे गलती हो गई होगी सुनने में। मैं इसलिए आज इमरा खान से सिर्फ पेपर देने आया हूँ। फिर मैं क्या कहूँ आपको? मैं ये कहूँ अकल बड़ी के हैज? मैंने आपको ईमेल की है ऑनलाइन ही होगा। अगर आप ही को नहीं समझ रहे होंगे तो मेरा तो कसूर नहीं है। दोबारा से ईमेल जी पढ़ो। मैडम, ठीक है मैडम। और कभी क्लासरूम में फिर सुन लिया करें आप लोग ना, क्लासरूम में एंटर होने के बाद अगर उसको म्यूट लगा के कहीं छोड़ के चले जाते हैं मोबाइल, तो मेरा कसूर नहीं है। मैं तो हर क्लास में आपके बगैर कहे दोबारा दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि क्विज ऐसे होगा, क्विज ऐसे होगा। एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। वो जब आप ऑन करेंगी, मेल सेंड करेंगी, तो वो तो स्टक हो जाता है, क्योंकि सब बच्चे करेंगे ना उसी टाइम में, तो वो तो नहीं ऑटो होगा ना, इसलिए आएगा। तो गूगल फॉर्म किया। एलएमएस स्टक हो जाता है, एलएमएस जो है वो क्रैक हो जाता है। गूगल फॉर्म क्रैक नहीं होता, उसको जितने मर्जी बंदे खोले उस टाइम पे। ओके, थैंक यू मैम, मुझे इसका नहीं आइडिया। हाँ, उसमें ये इशू नहीं है। जो एलएमएस है उस पर ये इशू होता है कि एलएमएस क्रैक हो जाता है, इसलिए मैंने एलएमएस पे नहीं लिया। गूगल फॉर्म को जितने मर्जी बंदे खोल लें वो क्रैक नहीं होता। इसको आप सिर्फ अपनी ऑफिशियल यूएमटी आईडी से खोल सकते हैं। कोई कहीं और से खोलेगा, कहीं और से सबमिट कराएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और सिर्फ एक दफ़ा ही मैम अलाउड तो है। मैम तो इसमें कोई आईडी डालने की जरूरत है? मैं जिस हम एलएमएस ओपन करते हैं वो उस पर मतलब कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो कोई स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब कोई आईडी की जरूरत है या बस आप लिंक भेजेंगे, वो लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा? मैं जैसे ही लिंक भेजूंगी, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा पेपर आ जाएगा। यस मैम, ठीक हो जाएगा। और सिर्फ यूएमटी आईडी से ही वो खुल सकता है, बाकी कहीं से वो खुल नहीं सकता। यस मैम। ठीक है। और जिसका अपने नाम से सबमिट होगा बस वही एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है। 15 एमसीक्यूज़ हैं, 20 मिनट्स आपको मिलेंगे। मैंने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है, जैसे ही 4:30 होंगे आप सबको रिसीव हो जाएगा। एक्सक्यूज मी किसी मैम, हमारी तो गूगल पे पर्सनल आईडीज खुली हुई हैं, तो अभी हम कैसे चेंज करें? उधर हमारा नेम ही शो होगा, तो हम उससे सबमिट करवा सकते हैं? वो आपको शो ही नहीं करेगा, वो आपकी सबमिशन अलाउड ही नहीं करेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको यूएमटी आईडीज पे किया हुआ है। फिर अस्सलाम मैम वालेकुम मैम। सिर्फ आप यूएमटी आईडी से खोल सकते हैं, जिसपे मैंने अभी आपको लिंक भेजा है। आप पर्सनल आईडीज क्यों खोल के बैठे हैं जब मैंने मैडम आपको लिंक की आपकी ऑफिशियल ईमेल पे किया है? जी काशिफ। मैम अगर आप कुछ देर पहले, जैसे 2-4 मिनट पहले आप लिंक सेंड कर दें, जैसे मेल है हमारी डिफरेंट लगी हुई होती हैं, अब ये सारी साइन आउट हो जाएंगी, इस तरह से हम वो मेल पे आ जाएंगे, तो इस तरह से आप अगर पहले सेंड कर दें तो मेहरबानी होगी। मैं अगर नहीं तो पहले सारी सेंड बात कर है। देती हूँ तो कैसे? आप सबको पता है 4:30 पे क्विज है, तो आप पहले से वो खोल के बैठे। मैं जूम की मीटिंग एंड कर रही हूँ, आप उसको खोल लें। मैम वो मैम हम फिर ऐसे दे चुके हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। जस्ट अपना आईडी हमने डालनी है 2018 जस्ट वाली, आपने अपना, जी तो वो ओपन बिल्कुल, हो जो जाएगा। आपकी यूएमटी की आईडीज हैं वहाँ से उसको खोलें, ऑटोमेटिकली उसको खुल जाएगा। उसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है चीज़। सिर्फ आपने क्लिक करना है, आपके सामने आपका पूरा पेपर है। आप उसको अटेम्प्ट करें, उसको सबमिट कर दें, दैट्स इट। मैम मैम बस इसलिए लिंक को भाई, ओपन करेंगे और ऑटोमेटिकली क्विज हमारे सामने ओपन हो जी, जाएगा, ऐसे ही आपने होगा बस ना? लिंक को क्लिक करना है और क्विज पूरा आपके मैम सामने नंबर खुल ऑफ जाएगा। एमसीक्यूज कितने हैं? ओके, थैंक यू 15 मैम। एमसीक्यूज हैं, 15 एमसीक्यूज हैं मैम और उसके 20 मार्क्स भी मार्क्स अभी हैं। फौरन ही सामने आ जाते हैं। जी, जैसे आप व्यू करेंगे फौरन मार्क्स सामने आ जाएंगे। ठीक है। चलो ठीक है मैडम, जी।
मैडम वो मैंने पूछना था कि वो LMS की तो जरूरत नहीं है ना इस पेपर के लिए। अहमद, खोल लो LMS और LMS भी अटेम्प्ट करो मेरी तरफ से। मैडम इन्फॉर्मेशन ले रहा था, सॉरी। अहमद, इन्फॉर्मेशन ना लो ना इस तरह की। मैं एक बात इतना क्लियरली बता रही हूँ बेटा कि मैंने LMS पे नहीं डाला, LMS क्रैक हो जाता है, गूगल फॉर्म क्रैक नहीं होता। गूगल फॉर्म पे लिंक आएगा, आपने बस उसको क्लिक करना है, आप उसको खोलेंगे तो आपके सामने पूरा पेपर होगा, फिर भी आप मुझसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। आपके अलावा ऐसे क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं कर रहा और आप इतने सीनियर हो के, सीनियर मोस्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्विज तो पूछ ले, अदरवाइज आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं। काइंडली अपनी आईडीज अगर आपने नहीं खोली हुई तो उनको खोल लें, क्योंकि मैं शार्प 4:30 लिंक आपको भेज दूंगी, तो फिर मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ बेटा, क्योंकि वो एग्जैक्टली 4:50 पे एंड हो जाएगा। मैंने अपनी ईमेल तैयार की हुई है, फुल ड्राफ्ट में मेरे पड़ी हुई है, सिर्फ मैंने क्लिक करना है और आपके पास ईमेल आ जाए। किसी को अगर है कोई प्रॉब्लम तो अभी भी पूछ ले, अदरवाइज मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ और आप उसके ऊपर फोकस करें अपना, ठीक है? मैम अगर मेल 1-2 मिनट आप पहले सेंड कर दें तो सिर्फ 1-2 मिनट की बात है। आप खोल लो ना अपनी ईमेल। मैम आप इसको मारें। मैम मेल भी लॉगिन वगैरह है, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ब्राउज होने में कभी टाइम भी लग जाता है, इसलिए 1-8 मिनट की तो बात है। तो बेटा 1-आधे मिनट का तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया है। 15 MCQs के लिए मैंने 15 मिनट्स नहीं दिए, मैंने 15 MCQs के लिए 20 मिनट्स दिए हैं। ओके मैम, ओके 5 मिनट्स का मार्जिन है आपके पास। ओके मैम, शुक्रिया। इशू आ रहा है ना, तो मेल हमें बहुत लेट मिलती है फिर। बेटा मेल लेट नहीं मिलती, फ़ौरन से उसको रिफ्रेश कर लेंगे तो आपको मेल मिल जाएगी। गूगल फॉर्म, जीमेल इतनी नहीं लेता जितना आपका जूम या LMS आपके जो MBs है वो लेता है। सिर्फ 4 मिनट रहते हैं, अपना टाइम आप लोग वेस्ट करें, खोल लें अपनी अपनी आईडीज़ और उसको जो है वो लॉग इन कर लें, ठीक है? ओके मैम। ओके। मैम लीव कर दें। जी, जो लीव करना चाहते हैं वो लीव कर दें, वैसे मैं इसको एंड कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़। यस मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़।